हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग यहाँ पे क्यों हैं आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी की प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस। उसमें भी स्पेसिफिक एक पार्ट का वो रहेगा एमपी। तो मैं आप लोगों को एमपी पढ़ाने वाली हूँ आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे मैं आपको एमपी की प्रीलिम्स एग्जाम्स के सिलेबस से आपको परिचित कराने के लिए आई हूँ। ठीक है, चलिए। तो ये आपको सामने दिखाई दे रहा है कि मैंने सिलेबस खोल के रखा है किसका, एमपीपीएससी का। ठीक, तो ये क्या है, नया सिलेबस है जो आपका अपडेटेड सिलेबस आया है, वो सिलेबस है। इसको हम ओपन करेंगे और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे और साथ में ये समझेंगे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, फिर उसके बाद एक और क्लास में आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूंगी जिसमें हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो उसमें हम लोग मेंस के बारे में बात करेंगे, एमपी में आने वाले क्वेश्चन के। ठीक है, तो एमपी सिर्फ एक कोई पार्ट नहीं है ना, कि आप बोल दो जैसे हिस्ट्री है, जैसे आप बोल दो ज्योग्राफी है। एमपी सब कुछ है ना। कैसे भाई, एमपी बोल रहे हैं मतलब किसकी बात हो रही है? एमपी की हिस्ट्री की भी बात हो रही है, एमपी की ज्योग्राफी की भी बात हो रही है, एमपी की पॉलिटी की भी बात हो रही है, एमपी के इकोनॉमी की भी बात हो रही है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये खुद में क्या है, एक पूरा क्या हो गया, पूरा एक सिलेबस है। आप पूरा ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आप सब पढ़ रहे हो, लेकिन आप किसका पढ़ रहे हो, आप एमपी का पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए। तो क्या करते हैं, सिलेबस देखते हैं और समझते हैं कि क्या कैसे तैयारी करना है। तो ये आपको बिल्कुल आपके, अगर आपको ये सिलेबस चाहिए तो आपको एमपीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा ये सिलेबस, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो ये अपडेटेड आया था न्यू 2020 में, वही वाला सिलेबस है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि क्या है, दो प्रीलिम्स में, प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर होते हैं। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र समान अध्ययन 2 घंटे का होता है, 200 नंबर का। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण, ये भी 2 घंटे का होता है, 200 नंबर का। हम लोग अभी किस पेपर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग अभी बात करेंगे प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जो कि 2 घंटे का होता है। इसमें किस पार्ट का, तो एमपी वाले पार्ट का। तो एमपी हम लोग हर जगह से, हर टॉपिक में से खोज खोज के एमपी निकालेंगे कि ये एमपी का पार्ट है, ये एमपी का पार्ट है। हालांकि ये जो अपडेटेड और न्यू सिलेबस बनाया है इन्होंने, इसमें इन्होंने खुद ही हाईलाइट कर दिया है कि एमपी की हिस्ट्री, एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की पॉलिटी। पहले वाला जो सिलेबस था उसमें क्या करना पड़ता था, आपको एमपी ढूंढना पड़ता था, है ना, क्योंकि वो बस हिस्ट्री लिखे, हिस्ट्री में पूरी हिस्ट्री एक साथ, वर्ल्ड का भी डाल दिए, इंडियन भी डाल दिया, एमपी का भी डाल दिया, उसने ढूंढना पड़ता था, है ना। तो अब क्या हुआ, ये बहुत अच्छा इन्होंने सिलेबस अपडेट किया है ना, जिसमें हमको क्या है, इस तरह की समस्या नहीं आएगी, एकदम क्लियर आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें दिख जाएंगी यहाँ पे। ठीक, चलिए तो देखते हैं हमारे सिलेबस को। ठीक, ये सब तो आपका क्या है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह। तो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम। ठीक है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर देती हूं और अगर ना दिख रहा हो तब के लिए। ठीक है, तो प्रथम प्रश्न पत्र, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग पहले प्रश्न पत्र के एमपी वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको दिख रही है, सबसे पहली चीज है वो आपको यही नजर आ रही है, क्या, मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति एवं साहित्य। यानी क्या है, पहला जो यूनिट है, पहला पॉइंट ही किससे रिलेटेड है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। चलिए, तो इसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश। तो क्या है, राजवंश क्या होता है पहले तो ये समझ लें। तो जितनी भी क्या है हमारे यहाँ राजा वगैरह थे अलग अलग, जैसे कि होलकर हो गए, सिंधिया हो गए, बघेल हो गए, चंदेल हो गए, चौहान हो गए, जो भी राजवंश यहाँ पे मध्य प्रदेश में राज किया है। ठीक है, एकदम शुरुआत से, यानी एंशियंट टाइम से ही, गुप्त के भी जो साक्ष्य मिल रहे हैं या थोड़ा बहुत, वो सब तो हम वहां पे देखेंगे, लेकिन राजवंश क्या हो गया, ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, तो यहाँ राजवंश के टाइम की बात हो रही है। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। अब ये किसकी बात हो गई, ये बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो गई है। ठीक है,
तो जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें मध्य प्रदेश का क्या पार्ट था, मध्य प्रदेश के कितने लोग किस एरिया से किस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सहभागिता दिखाए हैं और मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है हमारे भारत के स्वतंत्र करने में और हमारे यहाँ के लोगों का। तो बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता आंदोलन में, हमारे यहाँ से जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनके बारे में और किस एरिया से और किस तरीके से आंदोलन किया था, ये सारी चीजें हम इस वाले पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी क्या है कला स्थापत्य यानी आप लोग को पता है जो भी क्या है जैसे क्या बताऊं, जैसे उकेर के कुछ बनाई गई होती, जैसे खजुराहो के मंदिर में है ना उकेर करके क्या बनाई गई है, बहुत अच्छे स्थापत्य कला का बहुत अच्छा उदाहरण है ना, चित्र बनाए गए हैं, चीजें की गई हैं। तो इस तरह से कोई भी जो चीजें हैं मध्य प्रदेश में इन सब के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, तो एक टॉपिक ये हो गया। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ट्राइब्स। ठीक है, ट्राइब्स। ठीक है, तो जनजातियां यानी ट्राइब्स यानी जितनी भी हमारे मध्य प्रदेश में जनजातियां पाई जाती हैं। आप लोग को पता है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो जनजाति है वो हमारे मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है नंबर में। ठीक है, सबसे आगे हैं हम लोग। तो क्या है, जनजाति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जामों के लिए, और हमेशा एग्जाम्स में जनजाति से रिलेटेड ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही रहता है ना। तो ट्राइब कितने प्रकार की ट्राइब्स पाई जाती हैं, ठीक है, उनकी वेशभूषा कैसी है, वो कैसे जीवन बसर करते हैं, उनकी विवाह पद्धति क्या है, ये कौन से डांस करते हैं, कौन से गाना गाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मतलब उनके सामान्य जीवन का संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं हम लोग। और साथ में बोलियां जो भी लोकल लैंग्वेजेस वगैरह है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं एवं लोक साहित्य। तो लोक 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 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की बात नहीं हो रही है, कहाँ की बात हो रही है, सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश की बात हो रही है। तो मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे रीजन्स हैं, है ना, बहुत सारे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की अपनी क्या है स्पेसिफिक बोली है, वहाँ की भाषा है, वहाँ के रीति रिवाज हैं, वहाँ के नियम कानून है। ठीक है, तो उस हिसाब से लोकल रीजन लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, उनके त्योहारों के बारे में अध्ययन करेंगे, कौन कौन से त्योहार मनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से लोक संगीत हैं, लोक कलाएं हैं, लोक नृत्य हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे बुंदेलखंड में कुछ चीजें होती हैं स्पेसिफिक, वो बुंदेलखंड के लोग जानेंगे। बघेलखंड में कुछ चीजें होती हैं, जैसे इस तरह का डांस फॉर्म बघेलखंड में होता है, या शादी में इस तरह की रीति रिवाज हम लोग आपस में जब भी बात करते हैं कहते हैं अच्छा तुम्हारे यहाँ ये होता है, हमारे तरफ तो ये होता है। तो ये जो हमारा तरफ है यही क्या है, यही लोकल है। ठीक है, यही लोकल है और इसी लोकल के बारे में हमें यहाँ पे अध्ययन करना है। ठीक है, फोक डांस हो गया, फोक म्यूजिक हो गया, ये सभी चीजें। ठीक, नेक्स्ट क्या है, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर आपको सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को एक दो मिल ही जाते हैं ना। तो मध्य प्रदेश में साहित्यकार में किसको काउंट करेंगे आप लोग, जैसे कि कोई भी लेखक है, कोई भी कवित्री है, वो सभी किस में आ जाएंगे, साहित्यकार वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनता है साथ में ये भी डिस्कस करते चलते हैं तो बेहतर है ना किसी भी टॉपिक से। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बन जाता है, जैसे साहित्यकार का नाम दे दिया गया, ठीक है, उसमें से पूछ लिया कि ये कहाँ के रहने वाले थे। अब आखिर मध्य प्रदेश के साहित्यकार के बारे में ही पूछ रहा है ना, तो बिल्कुल वो पूछ सकते हैं कि वो कहाँ के थे। ठीक है, तो वो कहाँ के रहने वाले थे, अक्सर ये वाला क्वेश्चन आता है। इसके अलावा उनकी रचनाओं के नाम दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे दिया त्रिधारा, इनमें से किसकी रचना है, तो आप लोग को पता है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। या फिर ऐसा भी आ गया कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना इनमें से कौन सी है, तो 4 अलग अलग ऑप्शंस दे दिए, आपको पता होना चाहिए कि किसकी रचना है। तो अब इस वाले पार्ट में आप कैसे पढ़ोगे, तो इस वाले पार्ट में आप क्या पढ़ोगे, तो इसमें आप पढ़ोगे पहले तो उनकी बेसिक जानकारी, वो कहाँ के थे, ठीक है,
उनका बैकग्राउंड कैसा था, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके अलावा फिर आप उनकी प्रमुख रचनाएं, कृतियां आप पढ़ोगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिल्कुल हम पढ़ेंगे एकदम उसी तरीके से जो क्या है एग्जाम में पूछा जाता है, ना ज्यादा ना कम, क्योंकि ज्यादा भी हानिकारक है और कम भी हानिकारक है ना। ज्यादा बहुत भारी पड़ता है कभी कभी, है ना, बहुत ज्यादा लोग डीप पढ़ने लग जाते हैं और बेसिक चीजें मिस करने लग जाते हैं, है ना। तो बेसिक चीजें बिल्कुल मिस नहीं करनी है। पहले क्या करेंगे हम लोग, कवर, बेसिक चीजें कवर करेंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट क्या दिख रहा है, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। तो पर्यटन मतलब टूरिज्म, आप लोग को सभी को पता है। अब पर्यटन किस किस प्रकार का हो सकता है, तो पर्यटन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्राकृतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन। अब प्राकृतिक पर्यटन क्या है, जैसे हम वाटरफॉल देखने गए तो ये क्या है, प्राकृतिक पर्यटन, यानी हम लोग क्या देखने गए, नेचुरल चीज देखने गए, प्राकृतिक चीज देखने गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ गया आपको, धार्मिक पर्यटन। तो धार्मिक पर्यटन क्या है, घूमने की जगह है भाई, क्योंकि आप घूमने ही गए हो एक्चुअली, लेकिन वो किससे रिलेटेड है, किसी ना किसी भगवान से रिलेटेड है, कोई मंदिर है, ठीक है। जैसे जैन तीर्थ स्थल है मध्य प्रदेश में बहुत सारे, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, ये किस में आ जाएगा, जैसे महाकालेश्वर आप गए तो ये क्या है, प्राकृतिक पर्यटन होगा या फिर धार्मिक, बिल्कुल क्या होगा, धार्मिक पर्यटन स्थल होगा। गए तो हो आप पर्यटन के लिए ही, घूमने के लिए ही, टूरिज्म के लिए ही, लेकिन आपका जो पर्पज है वो क्या है, धार्मिक है ना। तो इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया जाता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश में फलाना पर्यटन कौन सी जगह पे है, ठीक है। आपको पहले तो जगह का नाम पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है कि अगर किसी राजा ने उस जगह का निर्माण करवाया है, जैसे कि पुरातात्विक पर्यटन भी होता है, जैसे कि जो महल हो गए, जो किले हो गए, वो घूमने जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, पुरातात्विक पर्यटन कहलाएगा, ठीक है। तो वो महल का निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया था, किसके लिए करवाया था। कभी कभी ऐसा होता है ना, स्पेसिफिक फलाना राजा ने फलाना रानी के लिए बनवाया, तो ये वाला सीन भी होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसमें, तो पुरातात्विक पर्यटन में। धार्मिक पर्यटन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कहां पे है, ठीक है, या किस भगवान से संबंधित है। जैसे कहीं पे कोई गुफाएं हैं तो पूछ लिया जाता है ये गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, जैन से, बौद्ध से, हिंदू से। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए और क्या है, तो और इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि स्पेसिफिक, जैसे कि कोई वाटरफॉल का नाम दे दिया या कुछ भी, ठीक है, तो कह दिए जैसे भेड़ाघाट कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए जबलपुर में है। तो प्राकृतिक पर्यटन से इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। फिर इस टॉपिक का लास्ट क्या है पॉइंट, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व। तो एक्चुअली ये क्या हो गया, जनजातियां जब हम पढ़े यहाँ पे कौन की कितने प्रकार की जनजातियां हैं, बताया ना मैंने क्या क्या चीजें पढ़ना है, उसी से क्वेश्चन बनता है ना, कि उन्हीं के रीति रिवाज, उनकी बोलियां, उनके वेशभूषा, उनके त्योहार, उसी से क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। अब ये जो जनजाति हैं, व्यक्तित्व मतलब कोई खास आदमी, यानी कि जो कुछ खास किया हो, मतलब हमसे अलग है। तो ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने या तो अपने समाज के लोगों के लिए कुछ अलग किया है, कुछ खास किया है, या उनका हमारे स्वतंत्रता संग्राम में कोई बहुत बड़ा योगदान है ना, या तो पॉलिटिक्स में क्या है बहुत बड़ा उनका योगदान है, या बहुत आगे तक गए हैं। तो इस तरह के सभी व्यक्तित्व और जिनका संबंध किससे है, जनजातियों से है ना, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन स्पेशल है ये क्योंकि ये जनजाति से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरह के लोगों के ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे टांटिया भील, टांटिया मामा, ठीक है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ, किस लिए फेमस हैं, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में कहाँ से पार्ट लिए, ठीक है, इनको कहाँ पे जेल में डाल दिया गया, कैसे इनको पकड़ा गया। तो इनके जीवन के बारे में एक छोटा सा, जो भी आप मतलब एक छोटा सा क्या बोलूं, सारांश टाइप का, इतना आपको सबके पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो इसमें जनजाति व्यक्तित्व से क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा इसमें कि फलाना व्यक्ति का जन्म कहाँ पे हुआ था, या ये किस चीज के लिए फेमस है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसने जैसे स्वतंत्रता संग्राम में अगर किसी ने पार्ट लिया तो ये किस जगह से स्वतंत्रता संग्राम में पार्ट लिए, अगर ये राजनीति संबंधित है तो किस जगह से सांसद रहे या लोकसभा सदस्य रहे, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है।
तो क्या है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, मध्य प्रदेश का इतिहास वाला और संस्कृति यानी कल्चर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हिस्ट्री और कल्चर वाला पार्ट हो गया। तो ये आई होप सबको समझ में आ गया होगा पूरा। तो पहले क्या कर लिया हम लोगों ने, सिलेबस को पढ़ लिया, ठीक है, फिर उसके बाद उसको समझ लिया, है ना, इस वाले पार्ट को। अब उसके बाद फिर क्या है, उनमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। अब भारत का इतिहास है ये, यहाँ पे अभी हमको बात नहीं करनी है, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के। पहले वाले सिलेबस में सब मिला जुला देते थे तो सब पढ़ना पड़ता था मध्य प्रदेश निकालने के लिए। अभी साफ साफ अक्षरों में दिया गया है, तो डायरेक्ट हम कहाँ पे आएंगे, जहां मध्य प्रदेश हमें दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है, ये मध्य प्रदेश का भूगोल। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ जैसे अच्छे से दिखाई दे आप लोग को, ठीक है। मध्य प्रदेश का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ एमपी, ठीक। अब इसके बारे में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के भूगोल में, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के वनोपज, वन्य जीव, नदियां, पर्वत श्रृंखलाएं, तो ये सब एक साथ दे दिए। तो क्या क्या है मध्य प्रदेश के बारे में, वन पढ़ना है, वनोपज यानी कि वन में किस किस प्रकार की उपज होती है, जैसे हमारे यहाँ साल होता है, सागौन होता है, कितना होता है, किस एरिया में ज्यादा होता है, ये सारी चीजें। वन्य जीव, कौन कौन से वन्य जीव हमारे यहाँ पाए जाते हैं, जो स्पेशल हैं, जो स्पेसिफिक हैं, हो सकता है सिर्फ एमपी में पाए जाते हैं या ज्यादातर एमपी में पाए जाते हैं, उनके बारे में, ठीक है। नदियां, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी रिवर है, अब रिवर में अच्छे से कहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, कहाँ पे जाके वो नदी खत्म हो रही है, किसी और नदी से मिल रही है, ठीक है, लंबाई कितनी है, या उसको और किस किस नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारी, उस पे कौन कौन से वाटरफॉल है, कोई तीर्थ स्थल है उसके किनारे तो उस जगह का नाम, तो ये सारी चीजें हम नदियों में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं, तो ये दोनों एक्चुअली एक ही पार्ट है। पर्वत मतलब क्या होता है, एक पूरे पर्वत का एक साथ बात कर लिए। पर्वत श्रृंखला यानी बीच बीच में जो चोटियां हैं उनके बारे में भी अलग से बातें करना, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरा हम देखेंगे कि पर्वत कहाँ पे स्थित है, कौन सा पर्वत, कौन कौन से पर्वत मध्य प्रदेश में है, ठीक है, एग्जैक्ट स्थिति, अगर उन पर्वत के पार्ट्स हैं, श्रृंखलाएं हैं, तो उनके श्रृंखलाओं के बारे में, फलाने जगह की सबसे ऊंची चोटी, स्पेसिफिक एरिया की सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, सबसे निचला स्थान, ये सब हम इसमें क्या करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। और इसमें क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट बनते हैं इसमें से, ठीक है। जैसे कि मैंने नदियों से बताया कि डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से निकली, कहाँ पे गई, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके किनारे कौन सा शहर बसा है, उसी तरह पर्वत श्रृंखला से भी कि फलाना श्रृंखला किस पर्वत का हिस्सा है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक। फिर है मध्य प्रदेश की जलवायु, ठीक है। तो जलवायु यानी क्लाइमेट, यानी मध्य प्रदेश में क्या है, कितनी ठंड पड़ती है, कितनी गर्म होती है, कितनी बारिश होती है, किस एरिया में ज्यादा बारिश होता है, किस में कम होता है, किस एरिया में ज्यादा ठंड पड़ती है, किस एरिया में कम ठंड पड़ती है ना। तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, जलवायु में। और जलवायु इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अगर आप एक बार ये समझ गए जलवायु, तो आपको मध्य प्रदेश की फसलें, सब मिट्टी कहाँ पे कैसी, सब चीजें धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी। क्योंकि क्या है, ज्योग्राफी तो बिल्कुल रिलेटेड रहती है एक दूसरे से, है ना। आप एक दो टॉपिक क्या है, ऐसा नहीं है कि आपको रटते जाना है, आप एक दो टॉपिक पढ़े, एक दूसरे से कनेक्ट करने लगोगे तो आपका क्या है, अपने आप एक लिंक बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, ठीक है। तो अब इसके बाद मिनरल्स, यानी मध्य प्रदेश में किस किस प्रकार के मिनरल्स यानी खनिज मिलते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ कोयला मिलता है, हीरा मिलता है ना। तो इन सभी के बारे में, मैग्नीज, तांबा, चांदी, जो जो भी मिलता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे, तो ये दोनों चीज एक्चुअली सेम है कि वही पढ़ेंगे हम जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, है ना। क्यों कुछ और पढ़ेंगे, है ना, वही पढ़ेंगे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो कैसे पढ़ने वाले हैं इसको, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है, तो इसमें से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि फलाने की खदान कहाँ पे है, ठीक है।
कोयले का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कहाँ पे है, या फिर ये खदान कहाँ पे है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस टॉपिक से बहुत डायरेक्ट बनता है और 2-3 क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा इस टॉपिक से। और आपको पता है एमपी का वेटेज बहुत अच्छा है ना। अगर आप एमपीपीएससी क्लियर करना चाहते हो तो आपकी एमपी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बाकी जगह अगर हाथ थोड़ा बहुत तंग हो गया ना तो एक बार के लिए चल जाएगा, लेकिन एमपी में हाथ तंग हो गया तो बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि आपको पता है 35 से 40 क्वेश्चन आता है ना, चाहे करंट वगैरह सब मिला करके, है ना। एमपी के करंट की बात कर रही हूँ, सब कुछ मिला के लगभग 40 क्वेश्चन आपको हर साल एमपीपीएससी के पेपर में देखने को मिलता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एमपी से। ठीक है, तो एमपी स्ट्रांग होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, चलिए मध्य प्रदेश में परिवहन, तो परिवहन में हम लोग सब कुछ देखेंगे कि कौन कौन से परिवहन है, जैसे हवाई अड्डा वगैरह जो है कहाँ कौन सा है। ठीक है, ट्रेन वगैरह, रेल जोन वगैरह, उसके अलावा सड़कें, ठीक है, नेशनल हाईवेज वगैरह, स्टेट हाईवे, तो ये सारी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये हाईवे वाले से भी एक क्वेश्चन आता है, अक्सर देखने को मिलता है एग्जाम में, है ना। लगभग क्या होता है, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है इससे। ठीक है, नेशनल हाईवे से कि मध्य प्रदेश के किस जगह से गुजर रही है या कहाँ से, इस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं। ठीक है, अब क्या है, तो प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं, ये आप सोचो विद्युत कहां से आ गया भाई, तो भाई साहब एक्चुअली यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पानी से बिजली बनाने की ही बात हो रही है, बांध बनाने की ही बात हो रही है। बांध बना, बांध में पानी रोक करके क्या है, बिजली भी बना देते हैं और सिंचाई के लिए पानी भी इकट्ठा कर लेते हैं। तो एक्चुअली हमको क्या, कौन कौन से डैम है मध्य प्रदेश में, किस नदी पे बने हैं, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, कब बना है, ये सारी चीजें यहाँ पे हमको देखना है और पढ़ना है। ठीक है, और ये जो पढ़ेंगे इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि कौन सा बांध कहाँ पे है, या कौन सा डैम किस नदी पे बना है। ठीक है, किसकी किसकी संयुक्त परियोजना है, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्या है, प्रदेश अकेले नहीं बनाता है, किसी परियोजना को मिलके बना लेता है। जैसे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की कोई परियोजना साथ में मिलके बना लिए, मध्य प्रदेश राजस्थान बना लिए, या मध्य प्रदेश आपका महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या रहती है, इस तरह की चीजें एग्जाम में इसमें इस टॉपिक पे पूछी जाती हैं। ठीक, अब आगे मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग। तो एक्चुअली कितने टॉपिक हो गए यहाँ पे, कृषि, पशुपालन। ठीक है, तो कृषि के बारे में कौन कौन सी फसलें किस एरिया में होती है मध्य प्रदेश के, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, कौन कौन सी क्या है फसलें होती है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फसल है, मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है, किन फसलों में उत्पादन मध्य प्रदेश के टॉप रैंक्स हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके अलावा पशुपालन, कौन कौन से गौवंश, कौन कौन सी प्रजाति के पशुएं हमारे यहाँ पाई जाती हैं, कहाँ कम पाई कहाँ ज्यादा पाई जाती, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद उद्योग यानी इंडस्ट्री, तो यहाँ लिखा है कृषि आधारित उद्योग। एक्चुअली हम लोग उद्योग सब पढ़ते हैं, यहाँ पे बस कृषि वाला पार्ट था इसलिए यहाँ पे कृषि आधारित लिख दिया, यानी इंडस्ट्रीज। ठीक है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज बनाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं। अब इंडस्ट्रीज कृषि आधारित भी होती हैं, यानी कि खेती से रिलेटेड। अब खेती से रिलेटेड कैसे हो सकती है, जैसे शक्कर का उद्योग, तो ये खेती से रिलेटेड है कि नहीं, क्यों, क्योंकि गन्ना की क्या होती है, गन्ना क्या है, एक फसल है और वो खेत से रिलेटेड है, और फिर गन्ने से क्या बन रहा है, शक्कर बन रहा है। ठीक है, उसी तरह सूती वस्त्र के उद्योग की बात करें, किससे बन रहा है, कपास से बन रहा है, कपास क्या है, एक फसल हो गई। ठीक है, उसी तरह क्या है, अलग अलग एरिया में, अब जैसे वन से रिलेटेड हो गए तो वन, बांस किसका पार्ट है, वन का है, क्योंकि कोई खेती नहीं करता है बांस का, वो किसका पार्ट है, वन का है। तो वन, बांस से क्या बनता है, कागज बनता है, तो वो वन आधारित उद्योग हो गया। ठीक है, उसी तरह खनिज आधारित उद्योग, तो कोयला जमीन से खोद करके निकाला जा रहा है, उसके लिए प्रॉपर एक उद्योग लगाया गया है ना। तो एनसीएल क्या काम करती है, सिर्फ कोयला खोद के निकालने का काम ही करती है। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, एक उद्योग हो गया। वो किस पे आधारित उद्योग हो गया, तो वो खनिज आधारित उद्योग हो गया। तो इस तरह से सभी पे आधारित उद्योगों का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, और इस तरीके से क्या है, इसमें क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट कि फलाना उद्योग कब खुला, या इससे रिलेटेड उद्योग कहाँ पे है, ये रिफाइनरी कहाँ पे है, और उद्योग का नाम दे दिया, ये कहाँ पे, पहली कहाँ पे खुला था। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या दिख रहा है, भारत का दिख रहा है, तो ये हमसे अभी नहीं मतलब है। ठीक है, तो ये क्या है, भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अब क्या लिखा है, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। ठीक है, राज्य मतलब मध्य प्रदेश की बात हो रही है ऑब्वियसली, और यहाँ पे है राज्य की अर्थव्यवस्था, यानी यहाँ पे पॉलिटी की बात हो रही है एमपी के, और यहाँ पे इकोनॉमी की बात हो रही है। इसके बाद तो फिर आपको ये भारत का शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था एक साथ मिलेगा, विज्ञान पर्यावरण ये सब फिर क्या है, अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। ठीक है, अब यहाँ पे मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ एक जगह यहाँ पे मिलेगा आपको, किसमें, करंट अफेयर वाले पार्ट में। ठीक है, उसके अलावा आपको कहीं पे मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो आप क्या देख रहे हो भाई, सिलेबस का मैक्सिमम पार्ट किससे रिलेटेड है, आपके एमपी से रिलेटेड है। तो एमपी को कितना सीरियस लेना है ये मेरे को अब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए, तो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, यानी कि मध्य प्रदेश में क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें दी गई हैं वो व्यवस्था उनको पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, ठीक है, इन सभी के बारे में यहाँ पे अध्ययन करना है। ठीक है, कौन से करंट वाली चीज तो आपकी ये सब अपडेट होनी चाहिए। उसके अलावा कब कब कौन कौन क्या बना है, राज्यपाल बना, मंत्रिमंडल का, विधानसभा का सदस्य कब बना, उच्च न्यायालय में क्या कौन कब जज बने, कितने मेंबर होते हैं पार्लियामेंट में, ये सारी चीजें यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, बताऊंगी, समझाऊंगी। और अक्सर इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, तो इनकी लिस्ट भी याद करनी पड़ रही है अब तो, है ना। क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड एग्जाम का खतरनाक होता जा रहा है धीरे धीरे, है ना। मध्य प्रदेश में 30 त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था। ठीक है, तो अब ये क्या है, पंचायत। ठीक है, सब लोग जानते हो, सब गांव घर से कहीं ना कहीं से रिलेटेड हो, पंचायती व्यवस्था सबको पता है, सरपंच होते हैं गांव में, है ना। तो ये क्या है, ये किसकी बात होगी, ये एक स्टेट की ही बात होगी। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय प्रशासन, इनके बारे में सब कुछ हम पढ़ेंगे, कैसी बॉडी होती है, किस तरह से वर्क करती है, कौन कौन से आर्टिकल इससे रिलेटेड है, यहाँ से क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बिल्कुल रिलेट करेगा, उसको लेकर पढ़ना है। यहाँ पे कौन कौन से आर्टिकल में क्या दिया हुआ है पंचायती राज के बारे में, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बिल्कुल डायरेक्ट इसमें से। ठीक है ना। डायरेक्ट होता है चुनाव, इनडायरेक्ट होता है चुनाव, कैसे होता है, किस तरह का आरक्षण मिलता है सीटों पे, सब कुछ है ना इसमें, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे और समझेंगे, और इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप देखोगे ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आपको इस टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन एमपीपीएससी में देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, अगर आप क्या है, आपने एक भी पेपर दिया है तो अच्छी बात है, आपको पता होगा, लेकिन अगर आपने अभी तक एक भी पेपर नहीं दिया है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखना, जो बता रही हूँ वैसा है कि नहीं है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, आर्टिकल वगैरह भी डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं, और कुछ क्या है, कॉन्सेप्चुअल चीजें अगर आपको समझा दूंगी, आपको एक बार बात समझ में आ जाएगी, तो फिर आप बहुत आराम से इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद राज्य की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की बात करते हैं राज्य के। ठीक है, तो राज्य मतलब ऑब्वियसली एमपी की बात हो रही है ना, एमपी के इकोनॉमी की। ठीक, तो मध्य प्रदेश की जनांकीय एवं जनगणना, तो सेंसस की बात हो रही है, तो सेंसस 2011 ऑब्वियसली सबसे जो न्यूएस्ट सेंसस रहेगा वही। ठीक है, तो उस सेंसस के हिसाब से हमें यहाँ इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की बात करेंगे कि जैसे मध्य प्रदेश में कितने लोग हैं, यहाँ का लिंग अनुपात क्या है, यहाँ का साक्षरता, यहाँ पे साक्षरता कितनी है, कितने महिला है, कितने पुरुष हैं, कितनी जनजाति है, एसटी कितने हैं, एससी कितने हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। और यहाँ से भी बिल्कुल हर साल क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है, और इसी तरह एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। लोग फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई कंफ्यूज नहीं करते, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, नंबर पूछ लेंगे कहीं का भी कि महिला साक्षरता पे नंबर 1 पे कौन है ना, या फिर इनमें से कौन सबसे नीचे है। ठीक है, लिंग अनुपात क्या है, या इनमें से सर्वाधिक लिंग अनुपात किस जगह का है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे बार बार जिलों के नाम आते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के नाम, तो इस चीज के कारण यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसको पढ़ने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे क्या है, आपको बहुत आराम से ये चीजें याद हो जाएंगी, है ना। चलिए, इसके अलावा मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास तो पुराने टाइम से लेकर के अभी तक, यानी जब से भारत आजाद हुआ है 1947 से। ठीक है, एक्चुअली ये टॉपिक प्री का कम और मेंस का थोड़ा सा ज्यादा है ना, तो इसमें हम लोग अच्छे से क्या है, मेंस के टॉपिक में जब पढ़ाऊंगी तब भी समझाऊंगी आपको कि क्या है, किस तरीके से हम लोग अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर यहाँ तक आए हैं। ठीक,
फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, वहां पे क्या लिखा था कृषि वाले में, कृषि आधारित उद्योग। तो मैंने बोला ना कि पूरा उद्योग पढ़ेंगे, सिर्फ कृषि नहीं, खनिज आधारित भी होता है, वन आधारित भी होता है ना। तो यहाँ पे सिर्फ साफ शब्दों में उद्योग लिख दिया, क्योंकि उद्योग है जो इंडस्ट्री है वो किसका पार्ट है, इकोनॉमी का पार्ट है। तो बिल्कुल यहीं पे लिखना चाहिए था इसको, ठीक है। तो इसके बारे में तो समझा ही दिया है मैंने कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ये भी मैंने आप लोग को ऊपर ही बता दिया है, ठीक। मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जातियां, जनजातियां तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। तो योजनाएं किससे रिलेटेड होगा, इकोनॉमिक्स से, ठीक है। अनुसूचित जाति और जातियां, जनजातियां, ये तो आपने ऊपर देख लिया टॉपिक, मैंने ये बता दिया कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, है ना, कितनी जनजातियां हैं, उनके कल्चर के बारे में, क्योंकि वो कल्चर वाला पार्ट हो गया। पर इनसे रिलेटेड जो भी क्या है, गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च किए हैं इनको प्रमोट करने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारी योजनाएं, और सिर्फ उनसे भी नहीं, राज्य की अन्य भी प्रमुख जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिक क्या है स्टेट्स के लिए निकाली वो वाली, या फिर हमारा स्टेट गवर्नमेंट हमारे लिए जो स्कीम्स निकाले हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक। तो ये इसमें तो इतना ही है। उसके बाद क्या है आपका थोड़ा सा जो पार्ट बच रहा है वो करंट वाला पार्ट है। अब करंट में क्या है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद क्या है, ठीक है, खत्म है फिर, है ना। तो समसामयिकी घटनाएं मतलब करंट, ऑब्वियसली एकदम करंट की बात हो रही है। इसमें क्या लिखा है मध्य प्रदेश के बारे में, तो भारत एवं मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार। तो यहाँ पे सिर्फ करंट नहीं है, थोड़ा सा स्टैटिक भी ऐड हो जाता है। क्यों, क्योंकि खेल संस्थाएं लिखा है, तो खेल संस्थाएं तो सिर्फ करंट में नहीं होंगी, पुराने टाइम से कब कौन सी खेल संस्थाएं बनी है, कौन सा स्पोर्ट्स क्या है, कब से खेला जा रहा है मध्य प्रदेश में, कितनी इंपॉर्टेंस है उनकी, वो सारी चीजें यहाँ पे। उसके अलावा खेल प्रतियोगिताएं कौन कौन सी क्या है प्रतियोगिताएं होती हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उसमें जो रिसेंटली ये हो जाएगा पुरस्कार वाला जो पार्ट है, ये हमारा करंट हो जाएगा समसामयिकी, किसमें कौन सी रैंक आई है, या मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी ने किस खेल में रिप्रेजेंट किया है मध्य प्रदेश को, ठीक है। इससे रिलेटेड सभी क्या है आपको चीजें यहाँ पे देखनी होंगी, ठीक है। और महत्वपूर्ण घटनाएं, तो इसमें भाई मध्य प्रदेश इंडिया सबकी महत्वपूर्ण घटनाएं आपको करंट अपडेट रखना पड़ेगा, ठीक। तो ये वाला जो खेल वाला पार्ट है संस्थाएं वाला, वो बिल्कुल स्टैटिक पार्ट है, ये एकदम शुरुआत से अच्छे से आपको पढ़ाऊंगी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, ठीक है, कहाँ पे इसका मुख्यालय बनाया गया है, ये सारी चीजें, ठीक। चलिए, तो इसी के साथ क्या है आपका ये सिलेबस जो है मध्य प्रदेश MPPSC का MP का पार्ट वाला जो सिलेबस है ये हमने क्या कर लिया, पूरा डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब ये सेकेंड पेपर है इसके बाद, ठीक है। तो ये लेक्चर स्पेशली इसीलिए रिकॉर्ड किया गया है आप लोग के लिए, इसलिए बनाया गया है कि आपको किससे इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, MP के सिलेबस से इंट्रोड्यूस करा दिया जाए कि MPPSC के प्रिलिमिनरी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और सिलेबस क्या होता है। क्योंकि किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसके सिलेबस के बारे में जाने बिना उस एग्जाम में कूदना कहीं से कोई समझदारी का काम नहीं है। पहला काम क्या करोगे आप, उसका सिलेबस उठाओगे और उसके सिलेबस को समझने की कोशिश करोगे, ठीक। तो चलिए आज इतना ही। अब मुलाकात होगी आप लोग से कब, जब आपका टॉपिक शुरू हो जाएगा और हम पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना। उसके बाद एक और इंट्रोडक्शन आपके लिए बना दूंगी मैं, वो मेंस एग्जाम के लिए, स्पेसिफिक MP के लिए, ठीक। चलिए बाय बाय। अब मुलाकात होगी आप लोग से कब, हमारे लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, जब हम क्या पढ़ेंगे MP का इंट्रोडक्शन। थैंक यू।